डॉक्टर साहब, आज जिस तरह चेयरमैन सेनेट साहब की जानिब से कहा गया है कि कौमी मफाद में तमाम सियासी जमातों से बाशमूल PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुज़ाकरात की गूंज है। इरेलीवेंट, कोई नॉन इशू है, कोई ना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनकी बातचीत अभी होगी, और बातचीत होगी तो किन शराइत पे होगी, तो मेरे ख्याल से टाइम का जो है वो ज़्यादा है। देखते हैं कि आगे मामला और किस तरफ जाते हैं और क्या होता है आने वाले, और क्या मुज़ाकरात करेंगे तो क्या, किसके पास कितनी अथॉरिटी है मुज़ाकरात करने की, और क्या मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होगा। मतलब मुल्क के जो इश्यूज़ हैं वो तो है सिक्योरिटी और इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट और फाइनेंस, वही जो इकॉनमी की बात है। तो मुज़ाकरात करेंगे, सीटें देंगे, सीटें नहीं देंगे, कुछ करेंगे, इससे कोई ये मेरे नहीं ख्याल के कोई इस वक्त इशूज़ हैं रियासत के, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है उसके बाद से हमारी बलूचिस्तान की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो सामने उसका आना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो बातें यहाँ पे करूँ कि पहली बात तो ये है कि आज सैयद अली गिलानी साहब की बरसी तीसरी, आज से 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से उसके बनने से पहले भी उन्होंने तवील अरसे एक जदोजहद की कश्मीर के लिए, और 3 साल पहले उनका कोई 11 साल से ज़्यादा वो नज़रबंद रहे, और वो जो हैं वो 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो ये आज उनकी तीसरी बरसी, और उस पर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये जो तारीख़ है ना, ये बड़ी तेज़ी के साथ, यानी तारीख़ से मुराद मेरी हिस्ट्री है, डेट नहीं, ये बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती है, हो रही है और होने जा रही है आने वाले दिनों में, और अब भी हो रही है। और ये जो वक्त है ना, जो हम यहाँ पे बिल्कुल ला हासिल बहस में ज़ाया कर रहे हैं, इस वक्त ला हासिल बहस है जिस वक्त हमारे यहाँ हो रही है, ये अटर नॉनसेंस किस्म की जो बातें हो रही हैं, ये इश्यूज़ नहीं हैं। इश्यूज़ हैं हमारी इकॉनमी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्राइसिस या चैलेंजेस, और सोशल अनरेस्ट, ये इश्यूज़ हैं। और साथ ही फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म फॉर जो आज फाइनल होंगी चीज़ें, जो आज जिनके खदोखाल भी बनेंगे, जो भी स्ट्रेटजी बनेगी, वो फिर अगले कई सालों तक या कई दिहाइयों तक वो जो है वो इस पूरे ख़त्ते में, इस पूरी दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं उनके साथ चलेगी वो। इसलिए ये जो वक्त है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो बचकाना किस्म की गुफ्तगू हमारे यहाँ हो रही है, उससे ज़रा अपने आप को दूर रखने का है। देखें, मैं शुरू करता हूँ ये ज़रा रशिया से। उसकी वजह यह है कि ये जो सारा ख़ित्ता है ना, तो इसको आप सोवियत यूनियन का टूटना और फिर सर्द जंग, और अच्छा ये जो अब यानी वो ये जो पोक्रोस का इलाका है, जो शहर है, उससे बस एक खंदक ही दूर, एक ट्रेंच दूर अगर हम वो देखें जहाँ पे रशियन फ़ौज आगे बढ़ रही है यूक्रेन के, तो ये जो डोनबास ओब्लास्ट हैं, ये ओब्लास्ट कहते हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके हैं। तो वो 1721 से, वो जब ज़ार रूस, उस वक्त से वो जो उस वक्त ये था कि जो पेरिफ्रीज में सल्तनत रूस के जो पेरिफ्रीज के इलाके होते थे, जहाँ पे फ़ौजी छावनियाँ होती थीं, जैसे हमारे यहाँ कंटोनमेंट्स के लफ्ज़ से इस्तेमाल हो, तो वो जो पेरिफ्रीज थी जहाँ फ़ौज हुआ करती थी, उनको ओब्लास्ट एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लफ्ज़ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ये लफ्ज़ फिर कंटिन्यू कर गया। ये सोवियत यूनियन, इनकलाब रूस जब आया है तो उसके बाद भी ये कंटिन्यू कर गया, सोवियत यूनियन में भी मुख्तलिफ, और फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद भी अब ये ओब्लास्ट का लफ्ज़ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसमें फिर उसमें जो उनकी सकाफ़त है वो भी है, कहीं पर जो है वो उनकी कौमियत और बाकी जो
तो उस हवाले से ये लफ्ज़ आता है हमारे सामने ओब्लास्ट का, और 46 ओब्लास्ट जो हैं वो हैं रशिया में 1991 के बाद से। रिपब्लिक्स अलग हैं, वो अलग तकसीम, ये ओब्लास्ट का लेकिन लफ्ज़ आता है ना दोनबास के हवाले से। तो ये चूँकि दोनबास के इलाके में जो है ये उस, अच्छा अब ये दोनबास का जो ओब्लास्ट है, अगर हम रशिया को देखें तो दोनबास का जो ओब्लास्ट है, यानी उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है दोनबास का, जो ये जो पिंक हमें नीचे नज़र आ रहा है, ये दोनबास है। अब ये जो दोनबास है ये यूक्रेन, ठीक है, ये यूक्रेन के पास था, और ये वो इलाका है जो सारा रशिया के पास चला गया। अच्छा, सारे से मुराद ये है कि इसका सिर्फ एक इलाका ये रह गया येलो, जो कि अगर यहाँ पे हम रोक के रखें मैप को, तो हमें एक इलाका नज़र आएगा जो कि पोक्रोसॉफ का इलाका है। यहाँ से 100 नहीं 8 या 10 किलोमीटर दूर एक खंदक है दरमियान में बस, और उसके बाद ये जो शहर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरा स्ट्रेटेजिकली यहाँ से जो है ये मामलात जो हैं वो रेलवे भी है और मादनियात भी हैं, और ये सारा जो है यहाँ से तय होता है। अच्छा, अब ये जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पूरा सिलसिला कि अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट रियासतें, यानी लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये दोनबास के इलाके में ही 2, यानी एक तो दोनबास रीजन है पूरा, उसके बाद 2 उसमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स को रशिया रिकग्नाइज कर चुका है। ये वो हैं जो 2014 के बाद रशिया ने काबू किया था इलाका, और फिर 2 वहाँ पे मुल्क रशिया ने उनको एज अ मुल्क रिपब्लिक्स रिकग्नाइज कर लिया हुआ है। बाकी जो इलाका है वो ये है जहाँ पे अब फौज बढ़ रही है, और यहाँ से गालिबन अगर हम ये देखें, ये जो है ना एक तारीख बड़ी, वो कहते हैं तारीख पे तारीख, मतलब ये दूसरी तारीख है हिस्ट्री वाली, ये है 22 फरवरी 1946। एक बड़े ज़बरदस्त सफारतकार थे जो मॉस्को में तैनात थे उस वक्त, और उन्होंने जो है वो एक टेलीग्राम भेजा था उस वक्त 22 फरवरी 1946 को मॉस्को से। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी, और दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद ये हुआ था कि जर्मनी हार गया था। तो जर्मनी जब हारा था तो हारे हुए जर्मनी के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्मनी में आज इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में वो पार्टियाँ जीत रही जो प्रो मशरिकी जर्मनी, प्रो रशिया। जर्मनी हार गया, हिटलर जो है उसको शिकस्त हुई, और शिकस्त के नतीजे में ये हुआ कि जो जर्मनी है उसके 4 हिस्से हो गए। जो लोग 4 मुल्क जो जीते थे उन्होंने जर्मनी के 4 टोटे कर दिए, और 4 टोटे करके आपस में बांट लिए, और वो इस तरह से हुए। अगर हम 14th स्लाइड देखें तो 14th स्लाइड में ये 4 तकसीम हो गई। जब हार गया जर्मनी तो उसके टुकड़ा कर दिया, तकसीम कर दिया 4 हिस्सों में, और एक चला गया जनाब बरतानिया के पास, एक इलाका चला गया अमेरिका के पास, एक चला गया फ्रांस के पास, एक चला गया यूएसएसआर के पास, सोवियत यूनियन के पास। 4 इलाकों में तकसीम हो गई। अच्छा, ये अब 45 में जो जंग खत्म हुई है, 46 में उन्होंने जॉर्ज कैनन ने एक मरासला भेजा जो कि तारीख में कहलाता है द लॉन्ग टेलीग्राम। देखिए 8000 अल्फाज पे मुश्तमिल, ये मॉस्को में था। मॉस्को उस वक्त ये जीते हैं, मॉस्को अमेरिका ये अलाइज हैं, अमेरिका, मॉस्को, फ्रांस, बरतानिया, 4 अलाइज हैं जिन्होंने हिटलर को शिकस्त दी है, और शिकस्त देने के बाद उन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो उसने जो है वो फिर द लॉन्ग टेलीग्राम भेजा, और लॉन्ग टेलीग्राम के अंदर उसने वो खद-ओ-खाल वाज़ेह किए कि ये सोवियत यूनियन जो है ये आगे
मसाइल पैदा करने जा रहा है। हम अलाइज नहीं हैं, यानी हम जो मगरबी दुनिया है वो और जो बाकी मुल्क हैं वो सोवियत यूनियन अलाइज नहीं है। आगे जाके फड्डा पड़ना है हमारा। द लॉन्ग टेलीग्राम, बात किसी ने नहीं सुनी होगी गालिबन उनकी। उसके बाद फिर उन्होंने उस वक्त के द फॉरेन अफेयर्स, ये स्लाइड हम दिखाएं तो जुलाई के द फॉरेन अफेयर्स में उनका फिर उन्होंने फिर एक आर्टिकल जो है वो तहरीर किया और उसमें जो नाम लिखा, जो नाम है उनका वो है एक्स। वो एक्स के नाम से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द सोर्सेज ऑफ द सोवियत कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अच्छा, और उसमें जो है उन्होंने ये बात कही कि भाई ये आगे कंटेनमेंट की पॉलिसी, कंटेन करना पड़ेगा हमें, सोवियत यूनियन को कंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कंटेन, इसमें अगर आप देखें ना, इसमें फॉरेन अफेयर्स में, तो इसमें जो थर्ड आर्टिकल है वो एक्स है। देख रहे हैं, यहां रोकें जरा, द सोर्सेज ऑफ द सोवियत कॉन्फ्लिक्ट, ये लिखा है एक्स ने, मिस्टर एक्स ने, जुलाई 1947। देख रहे हैं, एक्स के नाम से लिखा हो। ये एक्स जो है जॉर्ज कैनन है। जॉर्ज कैनन जो हैं वो, उन्होंने फिर ये आर्टिकल लिखा, उसमें फॉरेन अफेयर्स में भेजा, छप गया पूरा आर्टिकल, और उसमें उन्होंने कहा कंटेन करना बहुत ज़रूरी है सोवियत यूनियन को, और सोवियत यूनियन को कंटेन करना ज़रूरी है। और साथ ही उनका ये कहना था कि सोवियत यूनियन को अगर कंटेन ना किया गया तो आगे जाके मसाइल खड़े हो जाएंगे सोवियत यूनियन के साथ। अच्छा, इससे पहले जो है वो 1946 में चर्चिल एक लफ्ज़ कॉइन कर चुके थे अपनी एक स्पीच में, और वो था आयरन कर्टन, जो बड़े मशहूर अल्फाज हैं ना पुराने। और जो एक बड़े बिलियनर, जो कि वुडो विल्सन से लेके और फिर ट्रूमैन तक जितने सदूर आए उनके बड़े करीब रहे, उन्होंने एक तकरीर में एक नया लफ्ज़ कॉइन किया उस वक्त, और वो लफ्ज़ था, उन्होंने तकरीर की 16 अप्रैल 1947, और उन्होंने कहा कि लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, वी आर टुडे इन मिड्स ऑफ अ कोल्ड वॉर। पहली दफ़ा ये बर्नार्ड बुश ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, द कोल्ड वॉर, सर्द जंग। और फिर वॉल्टर लिपनमैन ने ये अल्फाज शाये किए, वो साफ़ी थे। अच्छा, अब थोड़े दिनों के बाद वो झगड़ा जो है वो बढ़ गया आगे। मैंने आपसे बताया ना कि ये जो है, अगर हम ये 18 स्लाइड हम देखें तो ये 4 हिस्सों में तकसीम है जर्मनी। 18 स्लाइड अगर हम देखें, 4 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ बरतानिया है, एक तरफ जर्मनी है, सॉरी जर्मनी के तो टोटे हैं, सॉरी माजरत, 4 हिस्सों में डिवाइड है ना। तो 4 फतहमंद कुव्वतों ने जर्मनी को तोड़ दिया और 4 हिस्से ले लिए। अच्छा, एक है जना फ्रांस के पास, एक है बरतानिया के पास, एक है अमेरिकन के पास, और एक है सोवियत यूनियन के पास।